Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So in this class we are going to resume our discussion on World Trade Organization. Then I'll also be telling you about regional trade क्या होता है. Regional trade is Regional Comprehensive Economic Partnership. The one we've covered already to some extent. I have told you in the DNA, I think. Okay, and many other free classes I have covered these things. तो फिर भी इसको शुरू करते हैं यहाँ पे एक बार जो चीजें हमने पहले कवर करी थी. WTO का एक ब्रॉड आइडिया सबको क्लियर है. WTO कैसे एमर्ज हुआ. तो आज WTO की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. 2-3 लेक्चर्स में जो है हमारा ये कोर्स ओवर हो जाएगा. I'll need 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स विद यू गाइस. उसके बाद ये कोर्स ओवर है. WTO के अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, आई गेव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अराउंड दीज टॉपिक्स कि क्या क्या चीजें इसमें है. अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures, agreement on technical barriers to trade. ये सारे agreements थे. Uruguay round, these agreements were finalized in the Uruguay round of WTO. Uruguay is the name of the place where the session WTO summit was held. Now Doha Development Agenda to take the trade negotiations to the next level. The negotiations had started in 2001 under Doha round to take the trade negotiations to next level. Then Doha Development Agenda, earlier ministerial meets had already included many agreements on important issues such as trade in agriculture and trade in services. The agenda in Doha Development Agenda क्या था. देखो सबसे पहले बात हुई 1946 WTO was established. ये GATT was established. ठीक है. इट हैज बीन रिवाइटलाइजिंग इटसेल्फ थ्रू वेरियस स्टेजेस. फिर ये आ गया दिस WTO emerged, राइट. अब जब ये हवा निकलने लगी, when the WTO, when the world trade as a phenomena was petering out, it was fizzling out. होता है ना, हवा निकल गई गुब्बारे में से बोलते हैं. When the air was fizzling out, developing countries were not convinced. 2001 में एक और ग्रैंडियर मीटिंग बुलाई गई. इसका नाम दिया गया दोहा. दोहा इज द नेम ऑफ द प्लेस. इसको नाम दिया गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा टू इंस्टिल अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ इनटू WTO. ठीक है. जैसे ये उरुग्वे राउंड में तो ये अग्रीमेंट्स वगैरह फाइनलाइज हुए, एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गया WTO को जो 1946 से चला आ रहा था. गैट जो 1946 से चला आ रहा था उसमें एक फ्रेश एयर हमने इंसर्ट कर दी. जब इनकी हवा निकलने लगी, ये चीजों के बावजूद भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को क्लोज डोर पॉलिसी या क्लोज्ड इकोनॉमीज को उतना ज्यादा ओपन अप नहीं कर रही थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने उनको कन्विंस करने के लिए एक और पैतरा फेंका. दे थ्रू एन अदर कार्ड. तो टू टेक द ट्रेड नेगोशिएशंस टू नेक्स्ट लेवल, नेगोशिएशंस दोहा राउंड के स्टार्ट करी गई. इसको ये प्रेजेंट किया गया. दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्यों कहा जाता है? हाउ कम इज इट अ डेवलपमेंट एजेंडा? ध्यान से सुनना. इसमें ये लिंक किया गया दोहा WTO समिट में. ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल रखा गया कि अगर तुम अपने बॉर्डर्स को ओपन करोगे तो तुम देखना, डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज ये कह रही है, यू विल बी अ विटनेस टू द फैक्ट दैट योर कंट्रीज वुड बी डेवलपिंग, योर कंट्रीज वुड स्टार्ट डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट. Okay, these issues were linked with the development of the developing countries, कि इससे डेवलपमेंट होने लगेगी. तो मेजर नेगोशिएशन इश्यूज क्या थे, नेगोशिएटिंग इश्यूज क्या थे दोहा राउंड में? They were as follows: an operational and effective स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म. 1995 में कंट्रीज को कन्विंस किया, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप अपने बॉर्डर्स को ओपन कीजिए, क्लोज्ड इकोनॉमी जो है उसको ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कीजिए, कस्टम्स ड्यूटी को लोअर कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी डेवलपमेंट होने लगेगी. डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट सो कन्विंस्ड. तो अब और कैसे कन्विंस किया जाए? 6 इयर्स के बाद 2001 में, 1995 से 6 इयर्स के बाद दोबारा से एक और बेट वॉज थ्रोन, एक और रोटी फेंक दी कि ये शायद अब डेवलपिंग कंट्रीज फंस जाएं. इसमें क्या था? स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म. स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म है क्या? इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मेजर अलाउड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक कॉन्टिंजेंसी, emergency restrictions against agricultural imports that might cause injuries to the domestic farmers.
कि अगर एग्रीकल्चरल गुड्स पे पहले एग्रीमेंट पे, यहां पे देख रहे हो पहला एग्रीमेंट कौन सा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप्ड कंट्रीज को एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे ड्यूटीज 25% कट करनी है, डेवलपिंग कंट्रीज को 10% ही कट करनी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज वो भी नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव ड्यूटीज की जगह क्वालिटेटिव बैरियर्स डेवलप्ड कंट्रीज इरेक्ट करती थी। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि पेस्टिसाइड की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र का जो अल्फोंसो मैंगो है उसको रिजेक्ट कर देंगे। कहां? यूएसए के बॉर्डर पे। ब्रिटेन ये कहेगा कि तुम ये कपड़ा बना रहे हो, टेक्सटाइल बना रहे हो इंडिया में, हम अलाउ तो कर रहे हैं, हम टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन टैक्स ना लगा के भी कंट्री में आने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं आने दिया जाएगा? बोला गया कि आप चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हो, इसलिए हम आपका कपड़ा नहीं खरीदेंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वो कंट्री जिसने हमारे यहां पे लूट मचाई, वो कंट्री हमें अब मॉरल ज्ञान देने लगी। फिर ये कहा गया बच्चे यहां पे काम करते हैं, फिर ये कहा गया हैंडीक्राफ्ट्स में हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि औने पौने कारणों के चलते हमारी गुड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को समझ में आ गया कि ये हम 10% ड्यूटी करेंगे ही नहीं, 10% ही कम करनी थी। अगर ड्यूटी 25% लगाई जा रही थी तो 2.5% कम करनी थी। इफ द ड्यूटी बीइंग लेवाइड ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स वाज 25% in 1995, it was to be reduced to just 22.5%। 25 में से अगर आप 10% माइनस कर दोगे तो 2.5 ही तो होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने वो भी नहीं करी। अब क्या किया जाए? जब बच्चे नहीं मानते तो उनको क्या किया जाता है? लॉलीपॉप दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है। वैसे ही यहां पे बोला गया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। पहले की मिनिस्टीरियल मीट्स ने काफी एग्रीमेंट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज ट्रेड इन एग्रीकल्चर वगैरह को इंक्लूड किया था, बट दोहा का एजेंडा ये था, दोहा राउंड ऑफ WTO का एजेंडा ये था टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर एंड सर्विस टॉक्स। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग की टॉक्स नहीं हो रही यहां पे। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड सर्विस रिलेटेड टॉक्स दोहा में ये किया गया टू अलाउ ट्रेड ऑफ्स एंड नेगोशिएशंस। ट्रेड ऑफ होता है कि चलो ठीक है अलाउ कर देते हैं ट्रेड ऑफ, कि एक हाथ दे एक हाथ ले, या नुकसान होगा तो देख लेंगे, ठीक है। ट्रेड ऑफ होता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ये लोग आ गए। How the contingency measures is the imposition of a tariff. Developing countries were allowed to impose taxes, additional taxes on the goods coming from developed countries. If the imports increased by more than the limit. ठीक है, अगर अगर डेवलपिंग कंट्रीज में इफ द मार्केट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर फ्लडेड विद द गुड्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू द एक्सटेंट दैट इट लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ फार्मर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, कि हमारे फार्मर जो है त्राहिमाम करने लग जाए, है ना, वो परेशान हो गए कि हम बेचे तो क्या बेचे, यूएसए से आलू 2 रुपए किलो आ रहा है, हमारे यहां आलू की उगाने में ही, आलू ग्रो करने में ही 8 रुपए लग जाते हैं पर किलो, तो हम क्या करें? ऐसे केस में डेवलपिंग कंट्रीज जो चाहे तो स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म के तहत ड्यूटी लगा सकते हैं। कॉन्टिंजेंसी मेजर इज द इंपोजिशन ऑफ टैरिफ इफ द इंपोर्ट सर्ज कॉजेज वेलफेयर लॉस टू डोमेस्टिक पुअर फार्मर्स। द डिजाइन एंड द यूज ऑफ SSM इज एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अंडर द WTO. What are the safeguards? WTO के टर्म्स में safeguards are emergency restrictions on the imports from developed countries of agricultural goods into developing countries to temporarily deal with the special circumstances such as increase in the imports. अगर डेवलपिंग कंट्रीज को ये लगे कि एकदम से ट्रेड बढ़ाने, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद अगर इंडिया में काफी ज्यादा गुड्स फॉरेन कंट्रीज से दाखिल होने लग गई हैं, एंटर होने लग गई हैं, तो इंडिया अपने बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ ड्यूटी वगैरह लगा सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना मैप थोड़ा सा। जैसे यूएसए से ज्यादा गुड्स आने लग गई या कहीं और से ज्यादा गुड्स आने लग गई वेस्ट से, तो इंडिया एक्स्ट्रा ड्यूटीज स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म के तहत लगा सकता है 2001 में। डेवलपमेंट एजेंडा क्यों नाम दिया गया? ये बात का पहली बार
WTO में इस बात को संज्ञान में लिया गया. For the first time in the history of WTO, it was understood that the level of development of developed and developing countries was not the same. ठीक है. तो in order for developing countries to first prepare themselves to compete with the Western countries, they need to have Doha Development Agenda. For the first time, the development was linked with the trade. In the history of WTO, डेवलपमेंट नहीं है कंट्री में तो वो कंट्री कॉम्पीट कर ही नहीं पाती. ठीक है. वॉल्यूम मेरी तरफ से इंक्रीज है. अब और कितनी इंक्रीज करूं? तुम तो ये कहोगे कि मैं निकल के बाहर आ जाऊं, है ना. So these things are there. Now, tariff simplification. So in the WTO's terms, safeguards are contingency or emergency restrictions or imports taken temporarily to deal with special circumstances, such as increase in imports. Contingency restrictions means imposition of an import tax if the imports are causing injuries to domestic agricultural sector. The original GATT itself allows such restrictions to protect डोमेस्टिक इकोनॉमी. तो गैट क्या रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता था? यस, हमने थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज की बात करी. काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैंने समझाया था ना उस टाइम. तो वो गैट में भी था, बट इस लेवल तक नहीं था कि डेवलपमेंट को, लेवल ऑफ डेवलपमेंट को पहली बार ट्रेड नेगोशिएशंस का हिस्सा माना गया. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? ट्रेड को डेवलपमेंट से लिंक करने का जरिया निकाला गया. क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं. टैरिफ सिंप्लीफिकेशन एंड टैरिफ कैपिंग बाय डेवलप्ड कंट्री टैरिफ्स. टैरिफ को सिंप्लीफाई किया जाए एंड टैरिफ कैपिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज. टैरिफ के ऊपर एक अपर लिमिट की. डेवलप्ड कंट्रीज इससे ज्यादा, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को ना एक एश्योरेंस देने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज को एक एश्योरेंस देना था डेवलप्ड कंट्रीज को कि देखो हम तुम्हारे ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं लगा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने टैरिफ्स पे एक सीलिंग लगा रहे हैं कि हमारा टैरिफ 10% से, मान लो 10% से ऊपर ब्रीच नहीं करेगा. इससे क्या होगा? डेवलपिंग कंट्रीज आश्वस्त हो जाएंगी. डेवलपिंग कंट्रीज वुड रेस्ट एश्योर्ड about the commitment given by the developed countries. ठीक है. Substantial and effective reduction. Effective reduction ये नहीं कि 10% पहले था, 10% के ऊपर 2% लगा दिया, फिर 2% कम कर दिया. ये तो चीटिंग हो गई. ले दे के तो बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे. सब्सटैंशियल होना चाहिए एंड इफेक्टिव रिडक्शन होना चाहिए इन ओवरऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट. ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट क्या होता है? ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाली डोमेस्टिक सपोर्ट. ये कहा गया कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था, जो भी था, इंडिया जो है अपने फार्मर्स को दो तरह की सब्सिडी देता है. बैक एंड सब्सिडी एंड फ्रंट लोड. ठीक है. हम दो तरह की सब्सिडी देते हैं. बैक एंड में क्या है? पानी फ्री, फर्टिलाइजर इनपुट्स. सब्सिडी दो तरह की, एक और भी होती है, एक होती है ओपन एंडेड सब्सिडी. ओपन एंडेड जिस पे कोई लिमिट नहीं है. बैक एंड सब्सिडी वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब हमारे फ्री है. इलेक्ट्रिसिटी इनपुट्स यूज होती हैं. फ्रंट एंड होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो प्रोडक्शन के बाद दिया जाता है. ठीक है. इंडिया ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो ये सब्सिडी ऐसे ही दी जाती हैं, है ना. उन्होंने बोला कि बंद करो, इसको रेगुलेट करने की बात होने लगी. ये कहा गया कि 10% वीट का जो प्राइस था, एमएसपी कैन नॉट बी मोर देन 10% फ्रॉम द 1987 प्राइस लेवल. 1987 में हमारे यहाँ गेहूं का प्राइस होता था 5 रुपए किलो. ये बोल रहे हैं कि 5 रुपए किलो के हिसाब से 50 पैसे ही तुम सब्सिडी दे सकते हो. ठीक है. अब सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है वो भी तो एक तरह की सब्सिडी है ना फार्मर को. तो ये ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है. डिस्टॉर्ट कैसे करती है? अगर किसी फार्मर ने इंडिया में फूड ग्रेन्स ग्रो करे तो उसके फार्मर की लागत कम आएगी. वैसे लागत आएगी 2500 रुपए क्विंटल, लेकिन पानी फ्री, बिजली फ्री, फर्टिलाइजर फ्री. कितनी लागत आई? 1300 रुपए क्विंटल. 1300 रुपए में 100 किलो उग गए. अब ये 1300 रुपए में फार्मर इसको बेचेगा
कहां पे? अफ्रीकन मार्केट में। और उधर से अमेरिकन वाला जो फूड ग्रेन है, अगर उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, अफ्रीका में दोनों कंट्रीज बेच रही हैं, इंडिया भी और अमेरिका भी, किसका बिकेगा? अमेरिका वाला 1700 रुपए पड़ता है, क्योंकि सरकार अमेरिका की ये शो कर रही थी कि वो कोई ये सब्सिडी नहीं देते। हमारे यहाँ क्या है ना, पर फार्मलैंड एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, हम उसका पानी का बिल चार्ज नहीं करते, तो ये फार्मर के हिस्से में काउंट होती है। यूएसए के केस में क्या है, यूएसए खर्च करता है पैसा R&D में। अब R&D का पैसा जो है एग्रीकल्चर पे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैबोरेटरी खोल दो और फिर बोलो कि भैया हम तो फार्मर को डायरेक्टली कुछ नहीं दे रहे, उसका लाभ सभी फार्मर्स उठा सकते हैं। समझ में आया? उसका बेनिफिट जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डायरेक्ट सब्सिडी तो हुई नहीं, टारगेटेड सब्सिडी तो हुई नहीं, वो तो एवरीबडी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। तो इसका किसको बेनिफिट होने लगा? यूएसए के सभी फार्मर्स को। ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाता WTO की फ्रेजियोलॉजी में, है ना। ये कहां से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है? ये कोई फार्मर को थोड़ी ना दिया, ये ले बेटा और ग्रो करो, ये लो और ग्रो करो, है ना। यहां पे पानी पे बिल ना लगाना फार्मर को डायरेक्ट फायदा है, इसलिए ये सब्सिडीज तो आ गई WTO के रेजिम के अंडर। WTO ने ये कहा कि इस पे 10% लिमिट लगा दो 1987 प्राइसेस से। डेवलपिंग कंट्रीज बार बार सेशन आफ्टर सेशन WTO की मिनिस्टीरियल आफ्टर मिनिस्टीरियल, जो कि 2 साल में एक मिनिस्टीरियल होती है, एग्जेम्पशन मांगती आई। आज तक डेवलपिंग कंट्रीज इन पे एग्जेम्पशन मांग रही हैं। अब दूसरी फ्रंट जो मैंने आपको बताई, ओपन एंडेड सब्सिडी। ओपन एंडेड सब्सिडी क्या होती है? उस पे कोई सरकार ने बजट नहीं रखा कि 1,30,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे या 2 लाख करोड़ रुपीस की ही सब्सिडी देंगे। सरकार ने उस पे सिंपल ये रखा है कि जिसको डीजल डलवाना है वो डलवा लो। समझ में आया? LPG जिसको जितनी लेनी है वो ले लो, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर। सरकार ने कोई अपर लिमिट तो रखी नहीं थी, ये तो 2012-13 में अपर लिमिट आने लगी और ये सब होने लगा। तो ओपन एंडेड सब्सिडी होता है जिसके ऊपर कोई अपर लिमिट ना हो, कोई भी आके तेल डलवा लो, डीजल डलवा लो, सस्ता, राइट। और क्लोज एंडेड इसका उल्टा। बैक एंड सब्सिडी होता है जो इनपुट्स पे दी जाती है। फ्रंट लोड सब्सिडी होता है, फ्रंट लोड, जो वो सब्सिडी जो फ्रंट पे दी जा रही है। डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, वेस्ट की कंट्रीज, जर्मनी वगैरह, ये सब ये कहने लगी कि ये फ्रंट लोड जो सब्सिडी है ये भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। कैसे? अगर अफ्रीका में वीट का अकाल पड़ा है, फेमिन है, वहां पे ड्राउट है, फेमिन है, कुछ भी है, वीट की शॉर्टेज है, तो क्या होता है, इंडिया अपनी जो सब्सिडी देता है MSP 1350 रुपए का ये बिकता, ठीक है, वीट। सरकार ने 60% वीट प्रोक्योर कर लिया 1350 की जगह 1850 पे। बाकी का जो 40% है ना, उसका प्राइस भी 1850 हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ही यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट इतना एश्योर कर रही है। WTO कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ये एलिज करने लगी, ये एलिगेशंस लगाने लगी इंडिया जैसी कंट्रीज पे कि ये 60% की वजह से 40% का प्राइस भी बढ़ जाता है। और सरकार जो FCI के गोडाउन्स में गुड्स को, फूड को होल्ड करके बैठी है मुनाफाखोरी के लिए, इतना 40 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन इंडियाज गोडाउन्स। ये अगर मार्केट में आएंगे तो ये प्राइस गिरेगा। जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया, डेलिबरेटली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर होर्डिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है, दे आर होर्डिंग फूड ग्रेन्स। ये कह के ये चीज पे पंगा किया गया कि इनको ये बोला जाए कि ये फूड सिक्योरिटी। अब इंडिया ने ये कहा कि भैया ये तो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए है, तुमने हमें हैरेस किया था 1960s में, हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं होते थे, तुमने हमें दिया नहीं था PL 3615 जो वीट की वैरायटी होती थी, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। वी आर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इन्होंने बोला कि नहीं, तुम इसे रिलीज करो। फिर इन्होंने बोला कि किसानों के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना बंद करो। इंडिया ने बोला हम क्या करें, हम गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को देंगे तभी फार्मर ग्रो करेगा। और हमारे यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उसके लिए फूड ग्रेन्स किसान को चाहिए, किसान से चाहिए, इसलिए किसान को थोड़ा सा हमें इंसेंटिवाइज करने दिया जाए, एग्जेम्पशन मिल गई। लेकिन इसका ओवरऑल पर्पस ये था इन सारी सब्सिडीज को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाए।
वेस्टर्न वर्ल्ड इसमें सक्सेसफुल रहा। वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्रुप बना लिया और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, जहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी या ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे थे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एफसीआई का, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और वो डब्ल्यूटीओ के डिस्कोर्स में, डब्ल्यूटीओ की डिस्कशंस में आज भी रहता है। इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। अब इंडिया कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास आर&डी के लिए पैसे नहीं है क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं है। डेवलपमेंट को मुद्दा बनाने से इंडिया उसका फायदा उठा रहा है। इंडिया कहता है कि पहले दोहा डेवलपमेंट इश्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद हम बात की बातें करेंगे। क्लियर? सेल्फ डेजिग्नेशन ऑफ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स। हम अपना नंबर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ये इंडिया में राइस जो है हमारी स्टेपल डाइट है, हम इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, इस पे हम कितनी भी सब्सिडी प्रोवाइड करें। वीट भी हमारी स्टेपल डाइट है। ऐसे करते करते 24 डाइट्स जो हैं जिन पे एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, 24 फूड क्रॉप्स, इंडिया ने उनको लिस्ट करवा दिया। 20, 17, 20, 18, 20 बढ़ती चली गई, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ये कह रही है कि भैया तुम्हारे यहां तो सभी कुछ ही सेल्फ डेजिग्नेटेड है, ठीक है, सारा कुछ ही तुम सपोर्ट प्राइस करोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे फार्मर्स को, तो तरक्की कैसे होगी। समझ में आया? ये सारी चीजें हो रही है। नामा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। नामा कवर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, fish and fish products and forestry products. These products are not covered by the agreement on agriculture or negotiations on services. Doha talks require adequate and appropriate flexibilities for Doha talks require adequate and appropriate flexibilities for A. Protecting economically vulnerable industries. राइट, दोहा टॉक्स एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडिया जो एमएसएमई के लिए एग्जेम्पशंस करता है क्रिएट, किस तरह की, बैकएंड पे क्या करता है इंडिया, बताओ, तुम लोग सारी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, बताओ एमएसएमई के लिए बैकएंड सब्सिडी कैसे दी जाती है, बताओ। दूसरा, फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है, बताओ। वेरी नाइस। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और फ्रंट एंड पे clear? Participation in the sectoral initiatives on a non-mandatory and good faith basis. Protecting, यहां पे क्या है भाई, प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट या एमएसएमई से प्रोक्योर करने की प्राइवेट कंपनीज पे भी 30% रॉ मटेरियल, अगर टाटा कोई कार बना रहा है तो ये बोला जा रहा है 30% रॉ मटेरियल आप यहां से परचेज करें, बोला जाता है कि नहीं, है ना। परचेज प्राइस प्रेफरेंस, यस यू आर राइट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। एप्पल इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है, एप्पल को ये बोला जाता है कि तुम एमएसएमई से परचेज करोगे इंडिजिनस, लेकिन एप्पल मना करता है इसमें। पार्टिसिपेशन इन सेक्टोरल इनिशिएटिव्स, सेक्टोरल इनिशिएटिव्स ऑन अ नॉन मैंडेटरी। इंडिया यदि चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में या साइंस एंड टेक के या बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में मना कर सकता है कि हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड गुड फेथ बेसिस विदाउट प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ फाइनल आउटकम। ये कोई ऐसा नोशन नहीं होगा कि हम जो है वी माइट लूज द ग्राउंड टू डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, कोई ऐसी प्री कंसीव नोशन नहीं होगी। गुड फेथ बेसिस पे अगर डेवलपिंग कंट्री को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेड अलाउ करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे।
The special and differential treatment for developing countries must be substantial. Special and differential treatment. Differential treatment क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज को ड्यूटीज को, कस्टम्स ड्यूटीज को या कुछ एरियाज को ट्रेड के लिए ओपन करना है सिर्फ 5 सालों में, डेवलपिंग कंट्रीज को उसके लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल तक दिए गए. डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट डेवलपमेंट की जो स्टेज थी वो इक्वल नहीं थी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एजेंडा. प्रिसाइजली मैंने बता दिया कि एमएसएमई को हम प्रोक्योरमेंट के जरिए वो देते हैं, जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड है. ऐसे तो ब्रॉडली तो फिर सारा कुछ ही एमएसएमई के लिए हो रहा है. अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इट इज एन व्हाट इज दिस अग्रीमेंट? जो डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ WTO. It sets down, ये क्या कहता है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर रेगुलेशन बाय नेशनल गवर्नमेंट. ये कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए. सरकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IIPO, ठीक है, या इंडियन पेटेंट्स ऑफिस, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे पेटेंट्स दे as applied to the nationals of other WTO member nations. तो धीरे धीरे से जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोसेस पेटेंट्स हैं, प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं. अगर मैंने कोई मूवी बनाई तो मेरी मूवी प्रोलिफरेट हो रही है फ्रीली इंटरनेट पे, तो मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी क्रिएटिविटी चोरी करी जा रही है. उसको लगाम कसने के लिए ये कहा गया कि नेशन में गवर्नमेंट्स जो है, नेशनल गवर्नमेंट जो है, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए, अगर वो थेफ्ट से, चीट से किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिलीट करी गई है. ठीक है, चीट से चुराई गई है. ट्रिप्स वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं यहां पे. ठीक है, और कुछ नहीं है. ट्रेड रिलेटेड, कि ट्रेड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करोगे तभी तो वो और प्रॉपर्टी बनाई जाएगी. नाउ ट्रिप्स वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ General Agreement on Tariffs and Trade in 1994 and is administered by WTO. Effect क्या हुआ? TRIPS agreement introduced intellectual property law into the international trading system. इसी की वजह से इंडिया ने क्या किया? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई. कब बनाई? 2003 में. इसमें हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल नॉलेज की रिपोजिटरी. जैसे हमें यह पता है कि टर्मरिक की, हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, आयुर्वेदा के जो हमारा अथर्ववेद है उसमें जो चीजें लिखी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की मेडिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही थी? उस पूरी हमारी रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को अपनी कंट्री में रजिस्टर करवा रहे थे. अगर वो पहले अपनी कंट्री में रजिस्टर करवा लेंगे यूएसए में, तो वो इंडिया में उसका पेटेंट आके ले सकते हैं. वो ये कहेंगे कि देखो, वी वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस दिस, वी वर द फर्स्ट वन टू नो अबाउट दिस मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक. या फिर बासमती राइस पे उन्होंने वहां पे पेटेंट ले लिया. वो ये बोलेंगे कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर तुम यहां पे राइस खरीदना चाहते हो तो ये अलाउड नहीं है. इंडिया की इंडिजिनस प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्होंने चोरी करना, या हमने उनको वैल्यू नहीं दी. हम क्यों एलोपैथी में ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, हमने अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको वैल्यू नहीं किया. इसीलिए क्या हो रहा था कि ये हमारी कंट्री में अवेयरनेस भी नहीं थी फार्मर्स को, जो कि ये काफी टाइम से ग्रो करते आ रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह. तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहला क्लेम दागने के लिए, टू बिकम द फर्स्ट क्लेमेंट ऑफ दैट ट्रेडिशनल नॉलेज, वी ओपन द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें हमने अपनी सारी अथर्ववेद की नॉलेज को पहले से डाल दिया. अब अगर पहले से अपलोडेड है, 2004 में यूएसए की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पढ़ लिया, इस पे दवा बना दी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, ये तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में 2003 से जमा है. समझ में आया? 2003 से हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है. तो इस तरह के कॉम्पिटिशन शुरू हो गए. मिनिमम स्टैंडर्ड्स, अगर इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बनाया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ऑफिस बनाया गया, मुंबई में जो ऑफिस है, तो उसको आप अगर वहां पे आप रजिस्टर करोगे तो आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बना सकते हो. ये सारी चीजें इंडिया में शुरू हो गई. ठीक है, trading system for the first time and remains the most comprehensive international agreement on intellectual property till date.
ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सारा कुछ हुआ। इन 2001 डेवलपिंग कंट्रीज कंसर्न्ड दैट डेवलप्ड कंट्रीज वर इंसिस्टिंग ऑन एन ओवरली नैरो रीडिंग ऑफ ट्रिप्स, इनिशिएटेड अ राउंड ऑफ टॉक्स दैट रिजल्टेड इन दोहा डिक्लेरेशन। तो जब भी कभी WTO का मिनिस्टीरियल होता है, उसके बाद जो डिक्लेरेशन इशू करी जाती है, जो चीज निकल के आती है, उसे डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन कभी कभी साइन नहीं भी की जाती। इट्स अ वेरी रेयर इवेंट कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई बट डिक्लेरेशन नहीं हुई। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म्स एंड अदर सेफगार्ड्स। अब कुछ और सेफगार्ड्स भी थे WTO में। वो क्या सेफगार्ड्स थे? SSG was available to all the countries, both developing and developed, whereas SSM जो बाकी के सेफगार्ड्स थे वो सभी कंट्रीज के लिए अवेलेबल थे। whereas स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म के अंदर ये WTO के जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसके अंदर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही क्लेम कर सकती थी, डिस्प्यूट को ले जा सकती थी। SSG was available as it was inducted under GATT agreement, but SSM was the intention of Doha Ministerial. Special safeguards mechanism में developing countries को special treatment दिया जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको करते हैं। अभी के लिए ये समझ आ गया सबको? सभी बताओ। Please answer everyone. टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज कवर्ड अंडर WTO। किस तरह की? 3 तरह की सब्सिडीज इन्होंने बनाई है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। ठीक है, इसको समझते हैं। ग्रीन बॉक्स क्या होता है? एग्रीकल्चर R&D, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्लड, ड्राउट, रिलीफ टू फार्मर्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज वो हैं एग्रीकल्चर में जो R&D करी जाती है, जो कि USA R&D में क्या होता है ना, ज्यादा पैसा लगता है, नुकसान हमारा भी है। देखो, हम फार्मर्स को करोड़ों रुपए साल में यूं ही दे देते हैं MSP के नाम पे या उस चीज के नाम पे। अगर हम उन्हीं चीजों में रिसर्च करके एक बेहतरीन क्वालिटी का सीड इन्वेंट करें, एक बेटर क्वालिटी का सीड इन्वेंट करें, तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक सीड से हजारों दाने पैदा होने लग जाएंगे वीट के, है ना, ग्रेन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। बट ये क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट विच डेवलपिंग कंट्रीज आर फाइंडिंग देमसेल्व्स टुडे और सिंस लास्ट 20 years, it is very difficult to invest in a research, invest in some activity which is called research and development, which is a dark hole. There is no end of the tunnel. क्या पता रिसर्च कामयाब होगी कि नहीं, इसीलिए तब तक हमारे फार्मर भूखे थोड़ी मरेंगे, तब तक उन्हें सब्सिडीज देनी पड़ेंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब ये फार्मर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह USA वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, फ्लड और ड्राउट रिलीफ टू फार्मर्स, सब्सिडीज दैट डोंट, इनको ग्रीन बॉक्स में वो वाली सब्सिडीज को डाला गया जो ये कहा गया कि दैट दीज सब्सिडीज डू नॉट डिसरप्ट द फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो सब्सिडीज दैट डोंट डिसरप्ट द ट्रेड बैलेंस क्वाइट एडवर्सली, और सब्सिडीज दैट कॉज मिनिमम डैमेज, दैट कॉज मिनिमम डिसरप्शन टू ट्रेड। WTO लिमिट, इस पे कोई लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स, एज द नेम टेल्स यू, ग्रीन सिग्नल, नो लिमिट। दिस इज वेयर USA एंड अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज हैव गॉटन एडवांटेज। क्यों एडवांटेज है? सीधी सीधी क्लियर एडवांटेज है। क्या? आप कितनी भी सब्सिडी दो, ओपन एंडेड है। ब्लू बॉक्स, ये मिडिल लेवल पे है। एम्बर टाइप सॉल्यूशंस दैट एम टू लिमिट प्रोडक्शन। अगर USA अपने फार्मर्स को ये कहता है कि तुम इतना ही ग्रो करो क्योंकि लैंड को खतरा है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, पानी ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इज व्हाट दे से। ठीक है, सब्सिडीज दैट डोंट इंक्रीज विद द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करने वाली जो सब्सिडी है वो तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो गई, जैसे MSP है।
कोई फार्मर 1 क्विंटल एमएसपी लेगा, एक क्विंटल फूड ग्रेन व्हीट ग्रेन ग्रो कर रहा है तो उसे 1 क्विंटल जितनी एमएसपी मिलेगी। कोई फार्मर अगर ज्यादा क्विंटल्स ऑफ व्हीट ग्रेन ग्रो कर रहा है तो उसको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, डीजल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी ना। तो ये सब्सिडीज जो हैं ब्लू बॉक्स में, ये वो वाली सारी सब्सिडीज एलिजिबल हैं, ब्लू बॉक्स में कैटेगराइज करी जा सकती हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने एक लिमिट लगा दी कि भैया अगर तुम 1 क्विंटल प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें इतनी, अगर 10 क्विंटल व्हीट ग्रेन प्रोड्यूस करोगे, हालांकि तुम 25 क्विंटल कर सकते हो। यूएसए की गवर्नमेंट उनको ये कहती है कि तुम 10 ही क्विंटल कॉर्न होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, कॉर्न प्रोड्यूस करोगे, वो वहां पे काफी स्पेशलाइज्ड है उनके वहां, ठीक है। तो तुम अगर 10 क्विंटल ही कॉर्न प्रोड्यूस करोगे, लिमिट करोगे, तो क्या होगा, हम तुम्हें $2,500 की सब्सिडी दे देंगे, एग्जाम्पल $2,500 की। फार्मर ये कहता है कि यार मैं 10 क्विंटल से ज्यादा प्रोड्यूस करूं, अपनी लागत लगाऊं, बीज और खरीदूं, फर्टिलाइजर खरीदूं, पानी लगाऊं, इससे बढ़िया ये है मैं 10 ही क्विंटल प्रोड्यूस करता हूं, 2,500 तो सरकार दे ही देगी, है ना, $2,500 सरकार वैसे ही दे देगी। तो ये एलिजिबल कर रखा है इन्होंने। सब्सिडीज लिंक्ड विद द एकरेज और नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये कह दिया कि आप 10 एकड़ जमीन पे 10 क्विंटल्स ग्रो करो, हम तुम्हें $2,500 देंगे। यूएसए कहता है, जर्मनी ये कहता है, डेनमार्क ये कहता है कि यहां पे लिखा जा रहा है कि तुम्हारे पास डेनमार्क नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है, वन ऑफ द टॉप 10 प्रोड्यूसर्स। डेनमार्क ने ये सब्सिडी देना शुरू कर दिया कि तुम इतने ही लीटर दूध निकालो इतनी गाय से तो हम तुम्हें सब्सिडी देंगे। उन्होंने क्या किया, गाय की मीटिंग करानी ज्यादा शुरू कर दी। मीटिंग नहीं, ये बीजेपी नहीं है, मीटिंग, राइट, मीटिंग करानी ज्यादा शुरू कर दी। और उससे क्या हुआ, बछड़े ज्यादा हो गए, काफ एंड ऑल, वो बच्चे ज्यादा दूध पीने लगे, गाय का दूध की प्रोडक्शन कम हो गई और वो जानवर आपस में बेचने लगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अगर दूध ज्यादा प्रोड्यूस होता, दूध का प्राइस गिरता, दाम कम मिलता, फर्टिलाइजर ज्यादा लगता। यूएसए वगैरह ये वाली सब्सिडी देते हैं। हमारे यहां, हम पॉपुलस कंट्री हैं, हमें ये कहना पड़ता है और ग्रो करो, एमएसपी और लेना, ये लो फ्री की बिजली, ये लो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हम प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करते हैं, ये प्रोडक्शन को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे थे, प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए जानबूझ के। इज इट नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग? नाउ आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ इट। तुम समझो कि क्या इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, ऊंच नीच नहीं क्रिएट हो रही, प्राइस बढ़ेंगे। अगर प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाएगी तो डेवलप्ड कंट्रीज अपना कोटा पूरा करने के बाद डेवलपिंग कंट्रीज को वही चीज महंगे में बेचेंगी, क्योंकि कॉर्न हमारे यहां ग्रो नहीं होता, है ना, ज्यादा ग्रो नहीं होता। कॉर्न जो है मक्का हम यूएसए से मंगवाते हैं, तो अब वो वहां से आएगा तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करती है ये सब्सिडीज, बट डब्ल्यूटीओ के अंदर इन्होंने अपने आप को एडवांटेज देते हुए ये दोनों सब्सिडीज जिनमें इनको एडवांटेज थी, इन्होंने उसमें अपने आप को एडवांटेज देने के लिए ये कर दिया। अब जिस सब्सिडी में इंडिया को एडवांटेज है उसको डाल दिया गया subsidies that disturb trade balance, like subsidies on fertilizer, seeds, power and irrigation. By this, country's product becomes cheaper than others. जैसे मैंने तुम्हें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में बताया ना, और फॉरवर्ड बैकवर्ड सब्सिडी, फ्रंट लोड एंड बैक एंड सब्सिडी। वर्ड लिमिट, सॉरी, डब्ल्यूटीओ लिमिट डी मिनिमस लेवल, मतलब मिनिमम लेवल, यानी कि 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% से ज्यादा ये सब्सिडी होगी तो डब्ल्यूटीओ की लिमिट ब्रीच हो जाएगी और डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में कंट्री के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल्ड वे में समझते हैं। दीज सब्सिडीज एज पर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग, these subsidies cause no or at most minimal trade distorting effects or effect on production. These include the amounts spent on government services such as research, disease control and infrastructure and food security. This also includes the subsidies given to the farmers which directly don't affect international trade body. ठीक है, note, but they do indirectly. Indirectly they do affect, as subsidy is a subsidy. By coloring it and putting it under one box or the other, you cannot hide the reality. तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि हमारी तो R&D जो है ना, हम
ओवर आर्किंग R&D कर रहे हैं। ये हमारी लैब है, इसके रिसर्च के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, एनिमल्स को भी हैं और ह्यूमन बींग्स को भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्सिडीज फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा रही हैं। हमारे फार्मर खुद रिसर्च करें, उनको पैसा दिया जाए अगर रिसर्च करने के लिए। अगर यूएसए भी इस सब्सिडी के तहत अपने फार्मर्स को $3,000 $4,000 दे दे इंडिविजुअल रिसर्च के लिए, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सब्सिडी को प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए तो वो गलत होगा। समझ में आया? तो ये चीजें, और यहां पे तो यूएसए ये कह रहा है कि हम कंबाइंड मतलब कम्युनिटेरियन रिसर्च कर रहे हैं अपनी लैब्स में। हमारे पास यहाँ लैब नहीं है, हमारे पास बैल है ना, बैल है और यही सब चीजें चलती है। हम प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अब ये चीज कहां से रिप्लेस करी जाए? इसके लिए या तो हमें चीपर लोन्स दिए जाएं, WTO के जरिए सपोर्ट दी जाए। अगर सही मायने में डेवलपमेंट ही इसका एजेंडा था दोहा के 2001 के समिट का, तो तुम हमें ये सब्सिडीज उसके लिए दो कि भैया तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब लेके आओ। अगर तुम्हें सही में सब्सिडीज रिप्लेस करवानी थी, कम करवानी थी, रिड्यूस करवानी थी, तो तुम क्या करते? तुम हमें R&D के लिए मदद करते। या तुमने जो R&D कर लिया है डेनमार्क ने, कनाडा ने वूल में, है ना, शीप वूल में या ये सब में, यूएसए ने अपने पोल्ट्री फार्म्स में, तो वो तुम हमसे R&D शेयर करते। तुम ये कह रहे हो कि तुम अपना ट्रेड करो, हम अपना ट्रेड करेंगे, तुम कोई हैंड होल्डिंग नहीं दे रहे हो हमें। समझ में आया? क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेट में हम क्या पढ़ते हैं? पेरिस डील के अंदर $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा, बोला गया ना। वो नहीं दिया जा रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंट मापदंड है। हमारे यहां लूट मार मचा के ये कंट्रीज ये कहती हैं बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड ट्रेड का क्रिएट करेंगे। तुम 15 साल टैक्स लगा लेना, डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जा रहा है हम सिर्फ 10 साल टैक्स लगाएंगे तुम्हारी गुड्स पे, हम 5 साल लगाएंगे, तुम 20 साल लगा लेना। ट्रेड इक्वल ऐसे नहीं होगा। अगर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का वाकई एजेंडा डेवलपमेंट बाय ट्रेड था, डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड था, तो ट्रेड के साथ WTO में क्या करना चाहिए था? R&D शेयर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की जाती। समझ में आया? तब जाके तो इक्वल होंगी ना चीजें, ऐसे तो कैसे इक्वल हो जाएंगी? लैब और बैल वाला अंतर रह जाएगा यहां पे। ग्रीन बॉक्स कंटेन्स फिक्स्ड पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स so long as payments are decoupled, payments are not interlinked with current production level। प्रोडक्शन लेवल की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं? क्विंटल के बेसिस पे प्रोडक्शन MSP देते हैं, तो वो प्रोडक्शन लिंक्ड हो गया, वो इनएलिजिबल है, वो ग्रीन बॉक्स के अंदर अलाउड नहीं है। इंडिया का कंसर्न ये है, वेस्टर्न कंट्रीज आर हाइडिंग देयर सपोर्ट टू फार्मर्स अंडर द गार्ब ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। Blue box contains direct payment subsidies which can be increased without limit so long as payments are linked to production limiting programs। प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए ब्लू बॉक्स, ठीक है, प्रोडक्शन पे कैप लगा दिया। ये मैंने समझा दिया है वैसे। ब्लू बॉक्स इज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरल रूल दैट ऑल दी सब्सिडीज लिंक्ड टू प्रोडक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड और केप्ट विद इन डिफाइंड मिनिमल लेवल्स, डी मिनिमस लेवल। इट कवर्स पेमेंट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू एकरेज और एनिमल नंबर्स। किसी की 10 गायें हैं तो उसे 10,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ये तो हो गई पेमेंट विच इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द एनिमल नंबर्स। बट अंडर स्कीम्स विच ऑल्सो लिमिट प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटास, यानी कि तुम इतना प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें इतनी सब्सिडी मिल जाएगी, इससे ज्यादा करोगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। और रिक्वायर्स फार्मर्स टू सेट असाइड पार्ट ऑफ देयर लैंड। अब इन्होंने पूछा ब्लू बॉक्स सब्सिडी में किसी फार्मर के पास 20 एकर्स लैंड है, उसे बोला कि तुम 10 एकड़ साइड पे रख दो। WTO में डेवलपिंग कंट्रीज ने कंप्लेंट करी कि भाई क्यों इसको साइड पे क्यों रखवाया जा रहा है, और साइड पे रखने के पैसे दिए जा रहे हैं सब्सिडी। यूएसए ने बोला दिस इज फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, फैलो लैंड विल गेट न्यूट्रिएंट रिच। उस नाम पे जानबूझ के सब्सिडी रिड्यूस करवाना। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? So these type of things were being done. Now, अब जब ये सब हो रहा था, at the moment blue box is a permanent provision. This is not a temporary, यानी कि developed countries can continue to provide these type of subsidies. Countries using these subsidies say they distort trade
less than the alternative amber box, in which India and other developing countries have got an advantage. देखो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में ना ये वाली सब्सिडीज को प्रोवाइड करना बड़ी दिक्कत है। R&D के लिए ये तो है नहीं कि हम साल भर साल डिसाइड कर लेंगे। R&D जैसा मैंने बताया कि कुछ सर्टेनिटी नहीं है, बट इन चीजों में एक सर्टेनिटी रहती है ना, कि हम फूड सब्सिडी देंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी देंगे तो इतनी ही देंगे। R&D में क्या है, सब्सिडी भी नहीं दी, हमें पैसा इधर से उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। R&D में सब्सिडी वाला पैसा R&D में लगाएंगे तो क्या होगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। कुछ इनोवेशन हो सकता है, इनोवेशन हो ही ना, है ना, तो नहीं हुई अगर इन्वेंशन कुछ भी, तो फार्मर्स तो तब तक मर जाएंगे और वो किसानियत छोड़ के, इंसानियत छोड़ के हैवानियत पे आ चुके होंगे अर्बन एरियाज में। ब्लू बॉक्स इज अ परमानेंट प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट। सम कंट्रीज वांट इट टू बी स्क्रैप्ड बिकॉज द पेमेंट्स आर ओनली पार्टली डिकपल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। पेमेंट्स आर नॉट फुल्ली डिकपल्ड। Point to be noted, payments are not fully decoupled, or they are proposing commitments to reduce the use of these subsidies. Others say that blue box is an important tool for supporting and reforming agriculture and for achieving certain non-trade objectives, and argue that it should not be restricted as it distorts trade less than other types of support. European Union says that it is ready. European Union is still relenting some space. They say that they are ready to negotiate additional reductions in the amber box support so long as the concept of blue and green box are maintained. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम एम्बर बॉक्स में डेवलपिंग कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि हम तुम्हें और रियायत देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं तुम्हारे लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, बट तुम ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स को मेंटेन करके रख चलो। तुम हमारी पोल मत खोलो, हम तुम्हारी नहीं खोलते, हम तुम्हें और ज्यादा अलाउ कर देते हैं क्योंकि इनको उसमें एडवांटेज है। एम्बर बॉक्स, all the direct domestic support measures considered to distort production and trade with some exceptions fall into the amber box. The provision allows 5% of agricultural production for 5% of agricultural production for developed countries and 10% for developing countries. ठीक है, 5%, 10, अब ये क्या है, 10% से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज अपनी कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स का सब्सिडी नहीं दे सकती, जिसके लिए मैंने कहा एमएसपी, फर्टिलाइजर सब कुछ मिला के। इंडिया में WTO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अभी ये सब्सिडी 60% तक दी जा रही है। कैन यू इमेजिन, अगर ये सब्सिडी 60% तक दी जा रही है तो आगे क्या होगा। देन amber box subsidies with conditions designed to reduce distortion are placed in blue box. Amber box subsidies with conditions, inbuilt conditions which are designed to reduce distortion are placed in blue box. यानी कि partly linked with production. Yes, this is 1986-87. Base year is 1986-87. ठीक है, जब इंडिया में अनाज का दाम 5 रुपए किलो हुआ करता था। Miscellaneous subsidies under development programs. Apart from the above three, there are Article 6.2 subsidies for development programs, farmers की development और ये सब के लिए, ठीक है, तो डबलिंग दी फार्मर्स इनकम। इसीलिए आप देखोगे अब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की तरफ इंडिया का ध्यान जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली हमारे लिए WTO के एरिना में ये कंपल्शन हो गया है, हम वहां पे अपनी सही बात सही होते हुए भी नहीं रख पाते। गॉट इट? Done. Recent issues, peace clause. After developing and emerging nations clashed on the issue last year was December 2017, they cobbled together a temporary peace clause in Bali. Bali is Indonesia. दिसंबर 2017 में बाली में हर 2 साल में एक बार दिसंबर में ये बाली WTO समिट होता है, ठीक है।
मिनिस्टीरियल मीटिंग जिसे कहा जाता है। पीस क्लॉज क्या है? इंडिया ने बहुत अच्छे से इसको भांपा 2013 में बाली में समिट हुआ था, उससे पहले वाला, ठीक है। तो 2013 की समिट में कुछ नए इश्यूज लाए गए, न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज जिन्हें कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे आनंद शर्मा, जो कि आज कांग्रेस में ओपोजिशन में है। न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज क्या है? ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स है, और सर्वर इश्यूज हैं कि लोकल सर्वर होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स के लिए बॉर्डर्स को ओपन करवाना। तो आप देखोगे पहले सर्विसेज था, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर उसके पहले एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद अब नए इश्यूज आ गए, 21st सेंचुरी इश्यूज जिन्हें कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज ने ये कहा, डेवलपिंग कंट्रीज को, चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं, एग्रीकल्चर हम तुम्हें कहते ही नहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स का मुद्दा है एग्रीकल्चर, हम नए मुद्दों की बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज ने पूछा वो क्या है? इन्होंने बोला देखो इंटरनेट है ना, जो इंटरनेट और सी लेन्स हैं, वायर लाइंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर, सी लिंक है, ये सब उनकी बातें करते हैं। शिपिंग, कार्गो, रिपेयर, इन सब चीजों की बातें करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला अच्छा, साउंड्स गुड। तो उन्होंने बोला, और बोले ये ई कॉमर्स कंपनीज, फेसबुक, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, इनकी बातें करते हैं। उन्होंने बोला अच्छा। तो इंडिया ने ये बात अच्छे से भांप ली। इंडिया कुड सेंस दैट अब ये चीजें इन पे डिस्कस होंगी। तो इंडिया सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक अ डील विद डेवलप्ड कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय G77 ग्रुप ऑफ लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनके साथ में एक डील साइन करने की बात करी। इस डील के तहत जब तक इन्होंने बोला कि चलो जब तक जो है अगले साल, इन्होंने ये लिखा था 2017 में, 2013 में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला गया कि 2017 तक डेवलप्ड कंट्रीज ने हमारे ऊपर इंपोज कर दिया कि अगर 2017 तक आप कोई ड्यूरेबल सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, किसका? 10% सब्सिडी, 10% से ज्यादा आपको एग्रीकल्चर सब्सिडी बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों मिला के नहीं देनी। तो 2017 में ये मान लिया जाएगा कि 10% वाला रूल अप्लाई हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये था कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों लड़ रहे हैं, है ना, अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो 2017 में हस्बैंड की गलती मान ली जाएगी, यहां पे वाइफ की गलती मान ली जाएगी। कमजोर कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज। समझ में आया? यहां पे ये बोला गया कि तो वाइफ की गलती मान ली जाएगी। इंडिया ने बड़ी अच्छी बात यहां पे ये कही कि अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं स्ट्राइक होता, तुम रिजिड हो जाते हो, डेवलप्ड कंट्रीज वाले रिजिड हो जाते हैं, इसका मतलब इंपोजिशन हमारे ऊपर हो जाएगा। अगर सुलहनामा नहीं होता डिस्प्यूट का तो दोनों पार्टीज दोषी हैं, बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, बोथ ऑफ देम शुड बी एक्यूज्ड। Why should developing countries alone be blamed for not striking a deal? सही बात थी ना। इंडिया ने बोला कि तुम इस लैंग्वेज को चेंज करो, ये लिखो कि until and unless a durable solution is found to the issue of de minimis level of subsidies, यानी कि 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं होगी, जब तक इस बात पे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक पीस क्लॉज इंटैक्ट रहेगा। पीस क्लॉज क्या है? कि सब्सिडीज डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड करती रहे। पीस क्लॉज का सिंपल मतलब यह है, एक क्लॉज डाला गया, पीस, शांति, जब तक इस मुद्दे पे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक के लिए शांति। समझ में आया? इससे क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर जो इन्होंने ये लगाम, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इन्होंने जो 2017 की डेडलाइन दे रखी थी, अब वो डेडलाइन नहीं है। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक हम अपने किसानों को कितनी भी सब्सिडीज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीस क्लॉज। पीस क्लॉज कब आया? 2013 में आया, 2013 में पीस क्लॉज लाया गया। पीस क्लॉज का मतलब यह है, until and unless a durable and long lasting solution is found to the problem of subsidies being given to the developing countries can go on providing the subsidies to their farmers, production subsidies, जो भी subsidies, amber box subsidies basically। ठीक है। अब इंडिया की वरी उस टाइम पे ये थी कि अगर ये एक्सपायर हो गया, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम और पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स सच एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड कम अंडर सीज। बट इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज में एक बड़ा मुद्दा है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट क्या है? वो देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये भी। ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाला अग्रीमेंट, ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाला अग्रीमेंट।
यहां पे क्या होता है ना, ग्लोबल कंपनी का शिप आया, इस शिप का किराया है एक दिन का $80,000, ठीक है, चलो 80,000 ही होगा, $80,000। अब ये शिप को इंडिया में 18 दिन लग जाते हैं अनलोड करने में, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 18 डेज। कहां का शिप है? यूएस कार्गो या लंदन कार्गो, ठीक है। तो अब इन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा अग्रीमेंट साइन करते हैं जिससे हमारी कस्टम्स अथॉरिटीज यहां पे डिप्लॉयड रहेंगी, और जब यहां से ये, और इंडिया की कस्टम अथॉरिटीज यहां पे डिप्लॉयड रहेंगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यूएसए वाले भी चेक कर लेंगे कि यहां से कुछ गलत तो नहीं जा रहा, पता लगा कि उनके एंटीक्स उठा के इंडिया भेज दिए, बेच दिए, नीरव मोदी को आ गया, राइट। और इंडिया की कस्टम अथॉरिटीज भी यहां पे इस कंटेनर को चेक कर लेंगी। फिर इस कंटेनर पे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट का, ऐसे 10 एग्जांपल हैं। फिर यहां पे क्या किया जाएगा, वो सील होती है ना, वो गंदी सी जो गवर्नमेंट लगाती है, वो कस्टम्स वाले लगाते हैं, यहां पे चिप वगैरह लगा दी जाएगी और सील लगा दी जाएगी। इफ somebody tampers with this chip on the way, ये RFID वाली चिप होगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल की। अगर रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है, मेडिटेरेनियन सी में आके ईरान ने कोई बॉम्ब प्लांट कर दिया या कुछ, तो पता लग जाएगा कि इसके साथ टैंपरिंग हुई है, छेड़छाड़ हुआ है इसके साथ, चिप के साथ में, वो अपने आप ही डिसेबल हो जाएगी। फिर कंटेनर की पूरी तफ्तीश यहां पे की जाएगी, स्मगलिंग तो नहीं हो रही, गोल्ड तो नहीं आ गया बीच में कहीं, ठीक है, कोई गोल्ड स्मगल किया जा रहा हो। अगर तो यहां पे यूएस और इंडिया दोनों के कस्टम्स अथॉरिटीज ने एक बार यहां पे ट्राई कर लिया, तो अनलोडिंग में कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा ना, शिप का किराया कम होगा, शिप का किराया कम होगा तो लैंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होंगी, हो जाएगी ना लैंडिंग कॉस्ट। $80,000, अगर 80,000 बिस्किट आ रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल पार्ले, ये मान लो कि ब्रिटानिया के, तो 80,000 उसमें ऐड हो जाएंगे डॉलर्स, कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूएसए का माल कम बिकेगा, इंडिया का ज्यादा बिकेगा। इन्होंने इसलिए कहा कि ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन करते हैं, हर वो चीज जो ट्रेड को अनफैसिलिटेट करती है, ट्रेड को फैसिलिटेटिव बनाने के लिए ये अग्रीमेंट साइन करते हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगी शिप को, तेल भरवाना है तो यहां पे 0 कस्टम ड्यूटी पे रिफ्यूलिंग हो जाएगी, समझ में आया। तो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन होने लगी। इस ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के साथ न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज पे भी बात होने लगी, इंटरनेट, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। तो इंडिया ने ये अच्छे से इस चीज को समझ लिया कि इनका लालच अब इसमें है, और हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के पास, इंडिया इज अ सुपर मार्केट फॉर द वर्ल्ड टू सेल इट्स गुड्स टू, ठीक है। तो इंडिया ने ये बोला कि वेस्टर्न मिसगिविंग्स अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर अ थर्ड ऑफ 1.3 billion population lives beneath poverty line, providing food subsidy seems to be hypocritical, ठीक है। The developed nations see India as a huge market for food grains, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि इनको खत्म करो। तो लेकिन अब इन्होंने चीजें जो है पलट दी, इन्होंने बोला कि चलो हम इस पे बात ही नहीं करते, ये तुम्हारे लिए पॉपुलिज्म का मैटर है, तुम किसान जो है तुम्हारा वोट बैंक है, हम ई कॉमर्स पे बात करते हैं। इंडिया ने बोला पहले जो है पीस क्लॉज को परमानेंट बनाओ, टेम्परेरी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज पे बात करेंगे। हमने अपनी बात मनवा ली। इन्होंने 2017 में पीस क्लॉज जो कि 2013 की समिट तक टेम्परेरी था, 2017 में उस पर परमानेंट डिसीजन लिया जाना था। इंडिया ने एक ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट या न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज को मुद्दा बनाते हुए ये कहा कि हम न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज पे तभी डिस्कशन करेंगे जब आप इसको परमानेंट करोगे। इंडिया वाज अ विनर, समझ में आया। दिस वुड ऑल्सो रिजल्ट इन इंडिया लूजिंग इट्स बिगेस्ट बार्गेनिंग चिप टीएफए इन फ्यूचर डब्ल्यूटीओ मीटिंग्स। अब इंडिया को आगे ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पे बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट से वर्ल्ड ट्रेड में $1 ट्रिलियन का फायदा होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनेशनल कस्टम्स प्रोसीजर्स होंगे, फैसिलिटेटिंग इजियर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पर से हैज नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद पीस क्लॉज, इट वाज जस्ट दैट ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट was used as a bargaining chip, ठीक है। पढ़ लेना इसको। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट was one among the 10 agreements of the deal the WTO members including India had agreed upon in December 2013 Bali ministerial meeting. Objective क्या है? TFA seeks to speed up
अब अगर ये आए, द टीएफए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डब्ल्यूटीओ एजेंडा इन 2013, आंसर इज यस. The trade facilitation agreement was one among the 10 agreements of the deal the WTO members had agreed upon in December 2013. TFA seeks to speed up global trade by reforming custom procedures and cutting red tapeism. Even though this dovetails well with Indian government's recent initiatives to roll out red carpet for foreign MNCs. ये एक तरह का रेड कारपेट बिछाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है. बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फार्मर्स एंड पीपल. डन. India had agreed to sign TFA by July 31st, 2014. TFA is projected as the most ambitious trade agreement with potential to generate $1 trillion worth of additional trade and 3 crore new job opportunities spanning across sectors such as logistics, airways, shipways, and banking and financial sectors. Repercussions of India backing out. With India refusing to sign it, most of the other 164 member nations of WTO consider TFA without India as meaningless. क्योंकि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए अगर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री और द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इसका पार्ट नहीं होगा तो फिर फायदा क्या. समझ आया? So these things are there. The agreement is a broad series of trade facilitation reforms spread out over a gamut of trade issues across the areas of transparency, यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं होना चाहिए, एमएसएमई से प्रोक्योर करना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में सरकार जो है, इंडिया जैसी कंट्रीज में पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा है, सरकारी कंपनीज एमएसएमई से 30% परचेज करती हैं. फॉरेन कंपनीज को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे कंसीडर नहीं किया जाता. अगर टाटा ने और अमेजन ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया है तो टाटा को इंपॉर्टेंस दी जाती है. आजकल मेक इन इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, कंपनीज को बोला जा रहा है लेबल लगाओ. ये सारी चीजें ट्रेड के लिए अनफैसिलिटेटरी हैं, अनफ्रेंडली हैं. इनको दूर करने की बात तब से चल रही है. कब से? 2013 से. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फास्टर क्लियरेंस प्रोसीजर्स, एनहांस्ड कंडीशंस फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट फॉर गुड्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूव्ड अपील राइट्स, अपील करने के राइट्स होंगे ट्रेडर्स के पास, एज वेल एज रिड्यूस्ड फीस एंड फॉर्मेलिटीज, कस्टम फी वगैरह को कम किया जाए. इससे क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगी. इंपोर्ट कोटा, डेवलप्ड कंट्रीज वुड अबॉलिश हार्ड इंपोर्ट कोटाज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. अब कोटा लगाया जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी, सबने सुना है, न्यूज में तो सुना है ना. हाजिर लगाओ फटाफट, यस बोलो. So these things are there, right? Now coming here, abolish import quotas. Developed countries would abolish hard import quotas on agricultural products from developing countries, from developing world, and would be required to facilitate ready-made goods from LDCs. Import quota क्या होता है? जैसे generalized system of preference के तहत यूएसए ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्री से कुल मिला के इतनी गुड्स 0% ड्यूटी पे इंपोर्ट की जाएंगी. 0% पे कोटा लगा दिया. उस कोटे में बांग्लादेश की गुड्स आए, इंडिया की गुड्स आए, चाइना तो अब डेवलपिंग में यूएसए कंसीडर नहीं करता, इंडिया को भी नहीं करता, ब्राजील से आए, अफ्रीका से आए, डेवलपिंग कंट्रीज से सिर्फ इतनी ही गुड्स आ सकती हैं 0% ड्यूटी पे. अब वो कोटा लगाने की वजह से क्या होता है कि बांग्लादेश ने तो गुड्स बेच दी, इंडिया ने बेच दी, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज रह गई, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज ने बेच दी, इंडिया नहीं बेच पाया, कोटा पूरा हो गया. इसलिए तो रिडक्शन इन रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेटिक रूल्स, इट एम्स टू रिड्यूस रेड टेपिज्म. ये क्या होगा? ओपन बॉर्डर्स हो जाएंगे एक तरह के, शिप वहां से चलेगा, यहां पे कोई इंस्पेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसी ट्रीटीज वगैरह अग्रीमेंट्स इसमें साइन किए जाएंगे. टीएफए फाइनली केम इनटू फोर्स फरवरी 2017. ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. इसीलिए आप देखोगे इसी से जुड़ा है हमारा प्रोजेक्ट सागरमाला.
इतने सारे पोर्ट्स बना दो कि पोर्ट्स डीकॉन्जेस्ट हो जाएं, वहां पे ट्रैफिक रुके ही नहीं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स इसीलिए लिए जा रहे हैं। ग्लोबल कन्वर्जेंस विद ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, इसको 112 कंट्रीज ने रैटिफाई किया है। द डील विल ईज द ट्रेड प्रोसेस, ब्रिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स टू ट्रेड एंड enhance the capacity of developing world. It is expected to provide a much needed boost to beleaguered global growth. Global growth वैसे ही 2007-8 से कम हो गई अमेरिका के डिक्लाइन के बाद। 164 member nations of WTO account for more than 97% of global GDP and 96.8% of global trade. Therefore, TFA is expected to significantly change the global trade scenario with international customs practices becoming streamlined. सब जगह कस्टम प्रैक्टिसेस एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, इससे फायदा मिलेगा, कंप्लायंस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह का नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू अ WTO स्टडी, द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ TFA इज फोरकास्ट टू डिक्रीज द ट्रेड कॉस्ट ऑफ मेंबर नेशंस by an average of 14.3%, with developing countries having most to gain. TFA is also likely to reduce the time needed to import goods by over a day and a half. ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अग्रीमेंट अर्जेंटीना समिट में दिसंबर 2017 में एक 11th मिनिस्टीरियल समिट बुलाया गया। अब उसमें ये लास्ट था अभी तक का, 2019 में जो किया गया वो मिनी मिनिस्टीरियल था, उसको भी कवर करेंगे। 11th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO ended without any declaration. It happens very rarely in the WTO ministerial meetings that even a declaration is not signed. Buenos Aires is the capital of Argentina. Legally binding outcome कोई नहीं था क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो ministers gathered in Buenos Aires were never expected to agree on major trade reforms, but even relatively minor proposals on e-commerce and fishing subsidy curbs ran aground. यानी कि छोटी छोटी चीजें भी अचीव नहीं हो पाई। Meeting laid bare the deficiencies of WTO negotiating system, which requires यूनानिमिटी टू टेक एनी डिसीजन। कॉन्सेंसस नहीं, आम सहमति नहीं, यूनानिमिटी चाहिए, सभी को अग्री होना पड़ेगा। ठीक है, शी सेड द चेयरपर्सन ऑफ WTO उस टाइम की वहां की जो चेयर थी, यूनाइटेड स्टेट्स वाज पार्टली टू ब्लेम बट अदर कंट्रीज आल्सो हेल्ड अप प्रोग्रेस। फैक्ट्स क्या थे? इन केस अ डिक्लेरेशन इज नॉट देयर, इट इज रिप्लेस्ड बाय द चेयर्स स्टेटमेंट। तो चेयर कौन थी? ब्यूनस एयरेस, यानी कि अर्जेंटीना की कॉमर्स मिनिस्टर। तो चेयर जो कंट्री के पास में चेयर पर्सनशिप होती है उसकी कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर उसको एड्रेस करती हैं। चेयर समरी इज नॉट लीगली बाइंडिंग। तो चेयर क्या कहता है कि किसकी गलती थी, किसकी वजह से ऐसा हुआ, वो बताते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन आउटकम फ्रॉम दिस मिनिस्टीरियल हैड बीन लो विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस नॉन एंगेजमेंट ऑन सेवरल मल्टीलैटरल ट्रेड इश्यूज। किस वजह से फेल हुआ? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेक्शनिज्म की वजह से, ये भी सबको पता है। This is the second time after Geneva Ministerial of 2011 when the WTO failed to deliver a legally binding outcome called as declaration. जैसे दोहा डिक्लेरेशन, ये क्या है? डिक्लेयर तो किया कुछ। Major takeaways from the 2017 summit. Why are we studying it? Because it is the recent one. Latest one भी पढ़ेंगे, mini ministerial fishery subsidy. The member countries could not arrive at an agreement on interim solution for banning illegal, unregulated, unreported fishing. IUU फिशिंग बोला जाता है। इलीगल क्या होता है कि डीप सी ट्रॉलर्स, डीप सी ट्रॉलर समझते हो ना, एक ही झटके में ये शिप के नीचे का हिस्सा खुलता है और हजारों मछलियां इसमें ट्रैप हो जाती हैं। इससे क्या होता है? फिश के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो भी डिप्लीट होने लग जाते हैं, नई मछली पैदा नहीं होगी क्योंकि मम्मी पापा चले गए, समझ में है? तो मम्मी पापा जो है शिप में कैद हो गए, तो नई मछली कहां से पैदा होगी? तो इस पे कोई डिसीजन लेने की बात करी जा रही थी कि क्या हो रहा है ना कि इसमें श्रीलंका में ये फिशरीज वगैरह पैदा ये डिप्लीट होती हैं। डेनमार्क में काफी ज्यादा फिशिंग होती है, डेनमार्क की कोस्ट पे। वो फिशिंग जो है कैन्स में पैक होके मैक्सिको या अफ्रीकन कंट्रीज में या अफ्रीका के आसपास पैक होके वेस्टर्न कंट्रीज में बिकती है। वेस्टर्न कंट्रीज में सर्दी ज्यादा है तो उनको ये सब ज्यादा खाना पड़ता है, और अगर ये फिशिंग जो है रेगुलेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, दाम बढ़ जाएगा। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के चलते इस पे एग्री करने से मना कर दिया। यूनानिमस, अगर फिशरीज को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए या फिर अनरेगुलेटेड फिशिंग
बंद कर दी जाए तो फिशरीज का जो स्टॉक है, फिशिंग का जो स्टॉक है वो रिप्लीट हो जाएगा, है ना, रिजुविनेट हो जाएगा, फिर दोबारा से फिशिंग करी जा सकती है। डीप सी ट्रॉलर्स क्या होते हैं, छोटी वाली मछली वो पकड़ना वो तो ठीक है। डीप सी ट्रॉलर्स क्या है, एक दूसरे की कोस्ट में जाके, जैसे इंडियन फिशरमैन श्रीलंका कोस्ट पे जाके इलीगल ये फिशरिंग करते हैं, तो गलत है। इंसर्शन ऑन न्यू इश्यूज विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ ओल्ड वंस, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। उन्होंने ये कहा दिसंबर 2017 की मीटिंग में कि पहले दोहा डेवलपमेंट के वो इश्यूज लेके आओ जिस पे तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, पहले उन इश्यूज पे रिजोल्यूशन करो, उसके बाद ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, एमएसएमईज वगैरह पे बात होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड एंड विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, ये कहा गया कि विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को डब्ल्यूटीओ का मुद्दा बनाया जाए। 118 डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने अग्री किया टू सपोर्ट द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड एंड विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट व्हिच सीक्स टू रिमूव द बैरियर्स एंड फोस्टर विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इस पे भी अग्रीमेंट हो सका, कर पाए हम लोग डब्ल्यूटीओ में। यूनानिमस अग्रीमेंट बाय मेंबर्स अग्रीड टू एड्रेस फिशरीज सब्सिडीज बाय नेक्स्ट समिट 2019, इसकी भी बात करेंगे। इंडिया एंड अर्जेंटीना समिट, इंडिया वाज सक्सेसफुल इन थ्वार्टिंग, इन फॉइलिंग, spoiling the bid by developed countries for insertion of new and emerging issues like investment facilitation, e-commerce, MSMEs, यानी कि MSMEs पे कोई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या प्राइवेट MNCs पे, फॉरेन की कंपनीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज पे कोई ये नहीं होगा कि 30% प्रोडक्ट तुम्हें इंडिजिनस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। इन सबको खत्म करने की बात करी जा रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ये है एमएसएमईज को इंसेंटिवाइज किया जाए। एक नॉर्म है कि 30%, अमेज़न को 30% प्रोडक्ट्स एमएसएमईज के बेचने ही बेचने होंगे, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, इंडिया का लॉजिक ये था, ई कॉमर्स सब्जेक्ट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल दोहा एजेंडा, फर्स्ट डिस्कस द दोहा एजेंडा एंड देन टॉक अबाउट 21st सेंचुरी इश्यूज। समझ में आया? इंडिया राइटफुली आर्ग्यूड दैट दोहा राउंड इश्यूज मस्ट बी क्लियर्ड फर्स्ट बिफोर टेकिंग अप द न्यू इश्यूज। अब मैंने इसका बैकग्राउंड दे रखा है 2013 की इंडोनेशिया की बाली की समिट का। उस समिट में क्या हुआ था, क्योंकि दिस इज अनदर इपोकल समिट। इपोक मैंने बताया था ना, एक पड़ाव, जो पड़ाव वाली समिट्स हैं वो मैं बता देता हूं एक बार। 1995 गैट से डब्ल्यूटीओ ट्रांजिशन हुआ, डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश्ड। 2001 दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, डीडीए, फिर उसके बाद 2013 सीधा बाली मिनिस्ट्रियल इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 की समिट में कुछ हुआ नहीं, 2017 की समिट एपोकल नहीं मानी जाती, ये एपोकल मानी जाती है, इसलिए हमने इसे कवर किया है, ठीक है। मतलब कुछ अच्छी चीजें इसमें डिस्कस हुई। तो समरी एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें, जस्ट 1 मिनट। सिंगापुर इश्यूज क्या होते हैं ये भी तुम पढ़ोगे। तुम लोगों ने पढ़ा है इसको कि नहीं पढ़ा है, बताओ फटाफट। ये तुम पढ़ोगे आज, 2019 की कल मैं कवर करूंगा पहले, और फिर उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? Sanitary and phytosanitary. The agreement on application of sanitary and phytosanitary measures, SPS agreement, entered into force with the establishment of WTO on 1st January 1995. Objective: it concerns the application of food subsidy and animal and plant health regulations. This agreement and others contained in the final act, along with general agreement on tariffs and trade as amended in 1994, are a part of the treaty which established WTO. तो सैनिटरी क्या होता है? दे कंसर्न ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। फाइटोसैनिटरी, फाइटो मींस प्लांट, ठीक है। दे कंसर्न प्लांट हेल्थ, की प्लांट की हेल्थ से जेनेटिकली मॉडिफाई तुमने कर दिया, उससे ह्यूमन हेल्थ को खतरा हो सकता है, या प्लांट की जो इंडिजिनस वैरायटी है वो स्पॉइल हो सकती है। ऐसे औने पौने कारणों पे रिजेक्ट किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी में पता क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी में ये होगा, जो एमएनसीज आती हैं उनको इतने परसेंटेज ऑफ वुमेन अपने ऑपरेशन में हायर करनी होगी, इक्वल पे देनी होगी, मैटरनिटी बेनिफिट देना होगा। जेंडर इक्वालिटी की ये बातें हैं, ठीक है। वुमेन ओनली ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं या वुमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करें एमएनसीज। जिन कंट्रीज में ऐसा होगा उनके साथ ट्रेड की जाएगी, बाकी के साथ नहीं की जाएगी, ये बातें हैं। Both these measures apply to domestically produced food or local animal and plant diseases as well as to products coming from other countries.
तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कल ये खत्म हो जाएगा, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक भी कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कवर करेंगे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक और पीपीटी जो कि लास्ट होगी इस सीरीज में। उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग जो कि हम बजट में कवर करेंगे फिर फेब के महीने में। This course will be there, updation classes will be there for all of you, even if you are a part of just the economy batch. What are the parameters taken into account for considering a country? No parameters. There is no definition of developing country in the WTO. That also became an issue. Clear? So this was there. Just 1 minute. Clear? तो ये था। Any doubt guys? Okay. Thank you everyone. Thank you guys. तो इसको थोड़ा सा प्लीज लास्ट टच पढ़ लेना ताकि फटाफट से हम कवर कर लें इसको। फिर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट कल के लेक्चर में डिस्कस होगा आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएफ एंड ऑल। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ऑप्शनल में मिस पारुल पॉलिटिकल साइंस के साथ पॉलिटी भी कवर होगी। पॉलिटी का जो मेरा नेक्स्ट बैच आएगा उसमें हम पॉलिटिकल साइंस के वे से भी चीजें कवर करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मिस्टर अमन जो ले रहे हैं वो क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वो कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने पॉलिटी कवर कर लिया है, मेरी तरफ से क्लासेस जो रहेंगी वो सेम रहेंगी पॉलिटी वाली, ठीक है। ये है कि वो नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस की 10-15 क्लासेस रहेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की ये बात कर रही हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो भी लोग चाहते हो, जिनको पढ़ रखा है लेकिन आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीजें कवर करनी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो this fellow has taught at various renowned institutes in Delhi. Now that he wants to contribute in a way that it helps students, it is not just money minting. So other optionals में public administration will be there in the coming days. Sociology will also be there, or anthro within 1 or 2 months. Okay, we'll be having only 1 or 2 batches, but जो teachers hire करे जा रहे हैं, जो भी teachers हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी टीचर पकड़ के बना दिया कि आजा चल, चीटर था तो कोई बात नहीं, फिर टीचर था तो कोई बात नहीं, टीचर बना देते तुझे, राइट। वो नहीं है यहाँ पे, वो चीज है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हायर करने होते तो यहीं घूमते रहते हैं ऐसे, राइट। तो तुम्हें भी टीचर बनाया जा सकता है कल को, वो काम नहीं करना हमें क्वालिटी के लिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट वेन एवर द टीचर फॉर एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट वुड बी देयर, ही वुड बी द बेस्ट इन क्लास। एंथ्रो विल बी देयर वेरी सून। ओके, alright, this was all. Any other concern related to course and class? Are you getting the PPTs regularly? PDF, PPT? Alright. हिस्ट्री जीएस, हिस्ट्री ऑप्शनल पूछ रहे हो विवेक। हिस्ट्री के बहुत अच्छे सर हैं, तो वो ही इज 45-47 ही इज बीन टीचिंग, जैसा मैंने बताया था। और वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस, अभी थोड़ा सा प्रिलिमिनरी है, वी आर ओपनिंग अ न्यू ऑफिस कम कोचिंग इंस्टीट्यूट एट मुखर्जी नगर। ओके, दिस विल बी ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन आवर सोशल मीडिया इन अ डे और 2. So we are ready to have the offline classes as well, provided the government of India announces it. Okay. तो जो सर हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड टीचर हैं यूपीएससी के, जय भीम योजना में, दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है या कोई और काफी सारी योजना है, उनको भी उसमें भी प्रमाण पत्र मिल रखा है। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी टीचर लाया जाएगा, रिगरस
मैंने आज 6 से 7 लेक्चर्स देखे होंगे कंप्लीट। ज्योग्राफी क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 19th नवंबर। जो डिले हुआ है पॉलिटी का मेरे कोर्स में बिकॉज ऑफ माई इलनेस, वो डिले हुआ है। अब मैं ये करूं कि सारी क्लासेस को आगे स्ट्रेच कर दूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं, एक निवेदन है मेरी तरफ से, रिक्वेस्ट है कि 10-11 दिन 19th में तुम्हारी 4 क्लासेस हो जाएंगी। मेरी पॉलिटी की क्लास होगी एज यूजुअल और ज्योग्राफी की क्लास एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। सोशल इश्यूज, बिकॉज इट्स अ डायनामिक सब्जेक्ट, आई विल बी टेकिंग द क्लासेस। तो सोशल इश्यूज वगैरह में जैसे क्लासेस हैं वो मैं ही लूंगा, उनके इश्यूज हम ही प्रिपेयर करेंगे सब कुछ। और ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए मिस्टर सरन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही वाज टीचिंग एट ग्रेड अप एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स, ऑफलाइन वंस। ही इज अ वेरी गुड टीचर। तो ज्योग्राफी की क्लासेस जीएस की वो लेंगे, ठीक है। अगर नहीं पसंद आएंगी आप लोगों को, वैसे तो आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आज उनके 5 से 6 लेक्चर्स ज्योग्राफी के देखे हैं। ही एक्सप्लेन्स वेरी ब्यूटीफुली, सो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू गाइस, इवन बेटर देन व्हाट आई वुड हैव टॉट। वो चीज हो जाएगी। 19 से ही क्लासेस होंगी, ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन हो गया 28th का, इससे ज्यादा 22nd ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और पॉलिटी की क्लासेस एज यूजुअल होंगी इवनिंग में। डन। सो दिस वाज ऑल। Okay guys, social issues, since it's dynamic, so I'll be taking the social issues classes. Current affairs, again I'll keep continue with those classes. कुछ इनोवेटिव चीजें कर रहा हूं मैं जो कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। पॉलिटी करंट अफेयर्स का 1 hour will be taken by me, another half an hour or 1 hour will be taken by another teacher, ठीक है। Yes, polity will continue for not more than a week or 2. I'll be taking थोड़ा सा लेंदी क्लासेस, लॉन्गर ड्यूरेशन की रहेंगी, 1.5 घंटा 1.25 घंटे, बट हो जाएगा कवर। वो वी हैव टू मेक अप फॉर द डैमेज। अर्शिका, वी विल कवर एवरीथिंग। अब देखो, ये इकोनॉमी के कोर्स में कुछ चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो कुछ चीजें करंट अफेयर्स की भी कवर, करंट अफेयर्स कोर्स में भी उसकी कवर होंगी, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो यही चीज है कि अब क्योंकि एक डैमेज हुआ है मेरे इलनेस की वजह से, बट थिंग्स विल इवेंचुअली बी कवर्ड। इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है बच्चे वो कवर हो चुका है फॉर एवरीवन, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन जो कोर है वो कवर हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें आरसीईपी वगैरह जो है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, वो करंट एंगल है उसका, और उसका एक्सेस इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मिलेगा, राइट। दोज क्लासेस विल बी विजिबल हेयर एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इंश्योरेंस, सर्विस सेक्टर, यस, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, राइट। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मैं वैसे बता दूं, एक क्लास में ये वाइंड अप हो जाता है इंश्योरेंस सेक्टर। और वो यूलिप मैंने तुम्हें बताया था, इंश्योरेंस में मैं यूलिप बताऊंगा, रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, ये सारे करंट का पार्ट है, ओके। ये सारा कुछ करंट में आ जाता है। सर्विस सेक्टर अगेन विल बी कवरिंग इट इन द करंट ओनली, एंड दोज क्लासेस विल बी वेरी मच विजिबल हियर एज वेल, ओके। आरसीईपी पे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पे एक डेडिकेटेड लेक्चर क्लासेस रहेंगी 1 से 1.5 घंटे की करंट अफेयर्स में। वो अभी इवॉल्व हो रहा है, आप देख रहे हो। अगर मैं इसको डील करूंगा, आरसीईपी इज इन द इवोल्यूशन, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, स्टिल इंडिया में ज्वाइन एशियान, ये परसों कल परसों की न्यूज थी, है ना। तो लेट दीज इश्यूज सेटल डाउन, the late we study these topics, the better it would be, because they would be more updated, right? So this is there. Any other query? Today I am in a mood to answer your queries. किसी और की कोई दिक्कत? Done? All right guys, thank you.